अब एक और प्रश्न लेते हैं। चलो, एक श्रेणी दी हुई है हमारे पास -1, 3, 7, 11 का कौन सा पद 95 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि पहला पद या प्रथम पद फर्स्ट टर्म, तो जो प्रथम पद है जिसको हम a से इंगित करते हैं वो -1 है। दूसरा क्या है, सार्वंतर, जिसको हम व्यक्त करते हैं d से, वो क्या है भाई कि दो पदों को हम घटाते हैं, दो क्रमागत पदों का अंतर होता है। देखो 7 से 3 घटा लीजिए या 3 से -1 घटा लीजिए, वो कितना आएगा, 4। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि कौन सा पद 95 है, अर्थात पदों की संख्या। तो ये पूछ रहा है n कौन सा पद। ठीक है भाई। अब जो हमारे पास फॉर्मूला है या सूत्र है वो क्या है कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये n क्या है भाई कि nवें पद के रूप में कौन सा पद है। अब nवें पद के रूप में हमारे पास है 95, तो इसके स्थान पे लिख दूंगा मैं 95 बराबर a प्रथम पद के रूप में -1 प्लस n-1 इंटू डी के रूप में 4। ठीक है। अब देखिए उसी तरह मैंने जैसे कल भी बताया था, सबसे पहले जो ये पद होता है प्रथम पद के रूप में उसको पक्षांतरित करके बाईं तरफ ले आइए, तो ये हो जाएगा 95 + 1 बराबर n-1 इंटू 4, तो ये हो जाएंगे 96, 96 बराबर n-1 इंटू 4। 4 से ये कट जाएगा, या सीधे सीधे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि n-1 बराबर क्या हो जाएगा, 96/4 बराबर 24। ये किसका मान है, n-1 का, तो n बराबर हो जाएगा 24 + 1 बराबर 25। अर्थात 95 कौन से नंबर का पद है, 25वां पद है। तो आंसर किस तरह से लिखना है, अर्थात इस श्रेणी का 25वां पद 95 है। ठीक है। इस तरह आपको आंसर भी लिख के आना है, अन्यथा आधा नंबर काट लेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। तो देखिए इस सवाल में एक एपी का 8वां पद 31 है। ठीक है। ये समांतर श्रेणी ऐसी है कि जिसका 8वां पद 31 है और 15वां पद 11वें पद से 16 अधिक है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस एपी को मान लेता हूं। ठीक है। अब एपी में क्या जरूरत पड़ती है, उसके प्रथम पद की, ठीक है, और उसके सार्वंतर की। ऐसा ही है ना। तो माना इस एपी या समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ए है, तथा सार्वंतर डी है। सार्वंतर क्या है, डी है। तो अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि 8वां पद, इस एपी का 8वां पद अर्थात A8 बराबर क्या है भाई, 31। और 8वां पद कैसे निकालते हैं भाई, वैसे भी मैंने कल बताया था 8वां पद क्या होगा, a + 7d। ठीक है। क्योंकि सूत्र क्या होता है आपको पता ही है, a + n-1 इंटू डी। ठीक है। तो a + 8वां पद लिखेंगे तो 8 की जगह 7 - 1 इंटू डी। ठीक है। 8वां पद लिखेंगे तो 8 - 1 सॉरी, तो कितना हो जाएंगे 7d। तो 8वें पद की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, a + 7d बराबर 31। ये समीकरण 1। ठीक है भाई। अब अगला देखिए क्या है कि 11वां पद, और नहीं सॉरी यहां से पढ़िए, 15वां पद 11वें पद से 16 अधिक है, अर्थात A15 = A11 + 16। यही बात आ गई ना। 15वां पद 11वें पद से 16 अधिक है। तो अब देखिए 15वां पद क्या होगा भाई, a + 14d। भाई a + 15 - 1 इंटू डी, तो आदत डालिए। जैसे 15वां पद क्या होगा, a + 14d। 50वां पद a + 49d। 500वां पद a + 499d। 300वां पद a + 299d। ऐसे ही है ना। तो
तो A15 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 14D बराबर 11वां पद A प्लस 10D, ठीक है, D एक कम होता है, प्लस 16। तो पक्षांतरण कर लीजिए, देखिए A से A कैंसिल आउट हो गया, ठीक है भाई। अब 14D है, 10D इधर को आएंगे, माइनस के बराबर 16, तो 4D बराबर 16, तो D बराबर 16/4 बराबर 4, ठीक है। तो हमें यहां से क्या पता लग गया कि इस समांतर श्रेणी का सारवंतर 4 है। अब D का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए A प्लस 7 और D की जगह क्या रख दूं, 4 बराबर 31, अर्थात क्या कह सकता हूं कि A प्लस 28 बराबर 31। इसका मतलब इससे पता लग गया मुझे A बराबर क्या है 31, 28 इधर को जाएंगे माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो उस समांतर श्रेणी का मुझे पता लग गया कि उसका प्रथम पद 3 है, सारवंतर 4 है। तो AP या समांतर श्रेणी क्या होगी भाई, इसी तरह लिखते हैं ना, A प्रथम पद, द्वितीय पद क्या होता है A प्लस D, तृतीय पद A प्लस 2D, चतुर्थ पद क्या होता है A प्लस 3D, और इसी तरह हम लिखते चले जाएंगे। तो देखिए A के स्थान पर क्या लिखूं मैं, 3, तो पहला पद तो 3 है, द्वितीय पद क्या है 3 प्लस 4, तृतीय पद क्या है 3 प्लस 2 इंटू 4, और अगला पद 3 प्लस 3 इंटू 4, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, 3 7 और ये 8 और 3 11, 12 और 3 15। वैसे भी देखते चले जाइए, प्रथम पद 3 है तो अगला पद 4 जोड़ने पर आएगा, तो 3 और 4 7, 7 में 4 जोड़िए 11, 11 में 4 जोड़िए 15, और इसी तरह ये श्रेणी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। आसान था ना सवाल। तो देखिए इस सवाल को देखिए ध्यान से, समांतर श्रेणी आपके पास है 5 15 25 का कौन सा पद 31वें पद से 130 अधिक होगा, ठीक है। तो इस सवाल में सबसे पहले मैं क्या निकाल के देख लेता हूं कि इसका 31वां पद क्या है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा पद 31वें पद से 130 अधिक होगा। तो सबसे पहले मैं क्यों ना 31वां पद ही निकाल लूं, ठीक है। तो इस समांतर श्रेणी में क्या दिया हुआ है कि इसका जो प्रथम पद A है वो 5 है भाई, इसका जो सारवंतर है, सारवंतर D वो कितना है 15 माइनस 5 अर्थात 10, दो क्रमिक पदों का अंतर क्या है 10। तो 31वां पद निकालना है, तो सूत्र के रूप में वही सूत्र है हमारे पास कि nth टर्म an बराबर क्या है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो A31 बराबर A प्लस n के स्थान पर 31 रख दीजिए इंटू D के स्थान पर 10, ठीक है। और A के स्थान पर क्यों ना 5 भी रख दिया जाए, तो देखिए 5 प्लस, ठीक है 30, 31 से गया तो 30 गुणा 10, ठीक है, तो 5 प्लस 300, तो ये 305। ये बात आई ना समझ में कि इस समांतर श्रेणी का 31वां पद क्या होगा 305 होगा। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि कौन सा पद, तो मैं मान लेता हूं nवां पद 31वें पद से 130 अधिक होगा। तो प्रश्नानुसार क्या है भाई, क्या मान लेता हूं कि इस समांतर श्रेणी का nवां पद अर्थात an बराबर होगा 31वें पद A31 से कितना अधिक 130 अधिक। तो अधिक के लिए मैं प्लस लगा देता हूं 130। तो ये प्रश्न बन गया भाई। तो nवां पद क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है, यही सूत्र है ना, बराबर 31वां पद कौन सा है 305 प्लस 130। अब देखिए A का मान रख देते हैं 5 प्लस n माइनस 1 और D के स्थान पर क्या है 10 बराबर ये 435 हो गए भाई। 5 को पक्षांतरित करके इधर ले आइए
तो n-1 इंटू 10, ठीक है, बराबर 435 माइनस 5 बराबर 430, ठीक है। तो n-1 बराबर क्या हो जाएगा, 430 में 10 का भाग लग जाएगा 43, और इससे वैल्यू भाई ये मान किसका है, n-1 बराबर कितना है, 43। तो मैं क्या कह सकता हूं कि n बराबर क्या है, 43 प्लस 1 बराबर 44, अर्थात कौन सा पद, 44वां पद, इस समांतर श्रेणी का 44वां पद 31वें पद से 130 अधिक होगा, यही आंसर है। अर्थात इस एपी का 44वां पद 31वें पद से 130 अधिक होगा, और यही प्रश्न का क्या है, आंसर है। अब देखिए एक अलग ही प्रश्न है, क्या 184 एक जो हमारे पास दी गई समांतर श्रेणी है 3, 7, 11 का कोई पद होगा, आपको हां या ना में उत्तर देना है। तो मैं क्या मान लेता हूं फिलहाल कि माना इस एपी का nवां पद, आप पता नहीं कौन सा नंबर का पद है वो निकाल के देख लेते हैं, nवां पद 184 है, ये मान लेते हैं, ठीक है। अब nवें पद का सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर क्या है, 184। अब इसमें मान रख दीजिए, प्रथम पद के रूप में क्या है, 3, ठीक है भाई, प्लस n-1 इंटू डी के रूप में क्या है, 4, 7 में से 3 घटाइए, चाहे 11 से 7 घटाइए, बराबर 184, ठीक है। 3 को उधर पक्षांतरित कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई, n-1 इंटू 4 बराबर 184 माइनस 3 बराबर 181। अब हम जानते हैं कि सर कि 4 का भाग 181 में नहीं जा सकता, तो गुणा कर लेते हैं भाई, 4n-4 बराबर 181, पक्षांतरण कर दीजिए -4 का, तो 4n बराबर 181 प्लस 4 बराबर 185, तो n बराबर 185 बटे 4, और 185 में 4 का भाग देंगे तो देखो 4 चौका 16 बचे 2, 4 छिक्की 24, 46 सही 1 बटे 4, अर्थात इसके हिसाब से क्या है, 46 सही 1 बटे 4वां पद 184 होगा, जो संभव नहीं है भाई। जो पद की संख्या है 46वां पद हो सकता है, 47वां हो सकता है, 20वां पद हो सकता है, 50वां पद हो सकता है, क्या पदों की संख्या भिन्नांश में हो सकती है, नहीं हो सकती। तो अगर आपका आंसर इस तरह से आए, पूर्णांक के रूप में ना आके भिन्नों के रूप में आए, तो संभव नहीं है, और जब संभव नहीं है तो इस एपी का 184 का सदस्य होना भी संभव नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, चूंकि n का मान पूर्णांक में नहीं है, अतः इस एपी का 184 सदस्य नहीं होगा, अर्थात इस श्रेणी में 184 कहीं भी नहीं आएगा, ठीक। तो देखिए समझने की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आपके पास एक समांतर श्रेणी है, 20, 19 सही 1/4, 18 सही 1/2, 17 सही 3/4 का कौन सा पहला पद ऐसा आएगा जो ऋणात्मक होगा। क्यों ऋणात्मक होगा भाई, हम जैसे श्रेणी को देख रहे हैं वो घटते क्रम में है, ठीक है। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि संख्या 0 से कम होना प्रारंभ होगी, तो जब वो प्रारंभ हो तो वो कौन से नंबर का पद होगा कि इस श्रेणी का जो वो पद आएगा वो ऋणात्मक होगा, वो संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो मैं क्या मान लेता हूं भाई कि माना इस एपी का nवां पद प्रथम ऋणात्मक होगा, मतलब जो पद होगा वो फर्स्ट नेगेटिव होगा, ऋणात्मक पद होगा, ठीक है भाई। अब इसमें इस श्रेणी में क्या दिया है भाई, आपके लिए दिया है
क्या दिया है, इस श्रेणी का फर्स्ट जो पद है या प्रथम टर्म है वो क्या है, a बराबर 20 है। इसका जो सार्वंतर है आप देख ही रहे हैं घटते क्रम में है, तो 19 सही 1/4 से 20 को घटाइए तो ये कितना आ जाएगा, -3/4। ठीक है, 3/4 घटते जा रहे हैं और अगला पद मिलता जा रहा है, ऐसे ही है ना। तो अब देखिए भाई, तो n पद माना है ना ऋणात्मक होगा, तो मैं क्या कह सकता हूं कि an में जो पद होगा वो क्या होगा भाई, <0 होगा। भाई 0 से कम वाला पद ही तो ऋणात्मक कहलाता है, कि जो n पद आएगा वो कैसा आएगा, 0 से कम होगा अर्थात ऋणात्मक होगा। तो अब देखिए सूत्र क्या है हमारे पास भाई, a + n-1 × d < 0। तो अब इसमें मान रखिए, a का मान क्या है 20 प्लस n-1 × d के स्थान पर -3/4 है, <0। सरल कीजिए भाई, 20 -3n/4 ऐसे ही है ना, और ये माइनस माइनस प्लस 3/4 <0। तो देखिए 4 लघुत्तम इसको मैं ले लेता हूं, तो 20 चौका 80, ठीक है, 4 लघुत्तम ले लेते हैं तो ये 80 -3n + 3/4 <0। अब 0 का गुणा 4 से करेंगे तो वो 0 ही आएगी, तो इसको क्या कह सकता हूं, 80 और 3 83, तो 83 - 3n <0। ठीक है भाई। अब देखिए इस बात को मैं क्या लिख सकता हूं कि -3n -83, ये इधर को जाएंगे तो -83, ठीक है। और अगर मैं ऋण को कोमल लूं, ध्यान रखना इस बात को, अगर मैं ऋणात्मक कोमल लूं तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन में बदल जाएगा। ध्यान रखना कि ऐसे मत करना कि दोनों तरफ माइनस है तो भाई इसको मैं काट देता हूं, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 3n > 83 अर्थात n > 83/3, ठीक है। तो 27 सही 27 81, ठीक है भाई, 27 सही 2/3 ऐसे ही आएगा ना। तो इसका मतलब n < या इक्वल टू मैं कह सकता हूं 27 सही 2/3 अर्थात इतने नंबर का पद। अब 27 सही 2/3 में पद तो होता नहीं है, तो कौन सा 28वां जो पद होगा, 28वां पद या 28वें पद से आगे आने वाले जितने भी पद होंगे वो इस श्रेणी के सभी क्या होंगे, ऋणात्मक पद होंगे। तो मैं क्या कह सकता हूं, अर्थात इस श्रेणी के 28, इस श्रेणी का 28वां पद तथा उससे आगे आने वाले, मतलब 28वां 29वां 30वां 31वां जितने भी पद होंगे उससे आगे आने वाले सभी पद ऋणात्मक होंगे। तो इसमें पूछा क्या था कि फर्स्ट नेगेटिव कौन सा टर्म होगा, तो वो आंसर क्या है 28, ठीक है। पहला जो ऋणात्मक पद आएगा इस श्रेणी का वो क्या आएगा, 28वां पद आएगा। तो देखिए अगला सवाल है कि डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एन एपी whose 7th term is -1 and 16th term is 17। आपको वह कोई एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसका 7वां पद -1 है और 16वें पद क्या है 17 है। इसका जो जनरल टर्म जानते हैं ना, मैंने जैसे कल बताया था आपको कि nवां पद निकाल लीजिए, वही उसका क्या है जनरल टर्म कहलाती है, जिसमें एक फायदा रहता है कि n का मान सीधे रख के ही पद, वो जो इच्छित पद है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं अभी बताऊंगा कि जनरल टर्म क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए कि एपी है उसका क्या दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया है A7 कितना है -1 तथा
16वां जो पद है वो कितना है 17वां, और मान लेता हूं माना वह है AP, क्या है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN है। ठीक है, जहां A प्रथम पद है, द्वितीय A2 क्या है A प्लस डी, तृतीय पद क्या है A प्लस 2D, इसी तरह। ठीक है, तो आप देखिए A7 का मतलब क्या होता है A प्लस 6D, सातवां पद क्या होगा A प्लस 6D, और इसका मान क्या है -1। ये रटी रटाई बात होनी चाहिए कि सातवां पद अर्थात A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, 7 माइनस 1 बराबर 6D। ठीक है, ये समीकरण 1। इसी तरह 16th टर्म अर्थात 16वां पद, तो क्या हो जाएगा A प्लस 15D, क्योंकि 16 माइनस 1 इंटू डी, और वो कितना है 17। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सरल करने के लिए मैं घटा देता हूं, तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, -15 से 6 जाएंगे तो -9D बराबर, देखिए -1 और -17, तो ये -18 हो जाएंगे, माइनस इज कैंसिल विद माइनस, तो D बराबर 18/9 2। तो यहां इस श्रेणी का सारवंतर 2 आ गया भाई। ठीक है, अब मैं D का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में इच्छानुसार रख सकता हूं, किसी में आप रख लीजिए। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है भाई, D का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए रखिए A प्लस 6 और D के स्थान पर क्या रख दूं 2 बराबर -1। ठीक है, तो A प्लस 12 बराबर -1, तो A बराबर -1 और 12 भी इधर के जाएंगे तो माइनस के, इसका मतलब इस श्रेणी का जो प्रथम पद है वो -13 है। ठीक है, अब nth टर्म, ठीक है, अब इसकी जो जनरल टर्म होती है, इसकी जो जनरल टर्म, ठीक है, वो क्या होती है an, अर्थात A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें रख दीजिए -13 A का मान। ठीक है भाई, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी के स्थान पर क्या रख देता हूं 2, तो -13 2n माइनस 2, इसका मतलब 2n माइनस 13 और 2 15। तो ये क्या है इसका सामान्य फॉर्मूला हुआ या जनरल टर्म हुई। अब इससे आप सीधे निकाल सकते हैं, जैसे वो कह रहा है ना 7वां पद, तो n का मान 7 रख के देख लीजिए -1 आ जाएगा। n का मान 1 सुन रखिए 7, तो 2 7 14, 14 में से 15 जाएगा तो -1 आ गया ना। इसी तरह आप 16वां पद याद करना चाहते हैं तो n का मान सीधे रखिए, 2 गुणा 16 32, 32 से 15 गए तो आ गया ना 17। तो जो जनरल टर्म होती है उसका क्या फायदा होता है कि आप सीधे n का मान रख के और इच्छित क्रमांक का पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा सवाल है ना। तो देखिए इस प्रश्न में, यदि एक समांतर श्रेणी के 5वें पद का 5 गुना, तो देखिए सवाल अजीब सा लग रहा है ना कि 5वें पद का 5 गुना उस समांतर श्रेणी के 8वें पद के 8 गुने के बराबर है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि इस समांतर श्रेणी का जो 13वां पद होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या पकड़ते हैं कि दिया हुआ क्या है, और उससे पहले मान लेते हैं कि माना इस AP का जो प्रथम पद है, इस AP का जो प्रथम पद है वो A तथा सार्वअंतर D है। ठीक है, माना इस AP का प्रथम पद A तथा सार्वअंतर D है। ठीक है भाई, तो अब क्या दिया हुआ है 5वें पद का 5 गुना। ठीक है, तो 5वां पद क्या होगा A5, और A5 का 5 गुना बराबर किसके 8वें पद अर्थात A8 के 8 गुने के बराबर है। प्रश्न हो गया ना। अब हम जानते हैं भाई, क्या जानते हैं कि इसको 5 को ऐसा कैसा लिखा
पांचवा पद क्या होगा, a प्लस 4d, आ गया ना समझ में, बराबर 8, और आठवां पद किसके बराबर होगा, a प्लस 7d के। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए भाई, गुणा करेंगे तो देखिए 5a प्लस 20d बराबर 8a प्लस 8 7 56d। अब पक्षांतरण कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए 5a उठा के ले आइए, माइनस 8a प्लस 20d, ठीक है, माइनस 56d बराबर 0। तो देखिए क्या बच रहा है, माइनस 3a माइनस 36d बराबर 0। और जब बराबर में 0 हो तो हम कोई भी कॉमन निकाल के बाहर कर देते हैं। तो यहां जैसे आपको कॉमन क्या दिख रहा है, -3, तो मैं -3 कॉमन निकाल देता हूं, तो क्या बचेगा यहां, a प्लस 12d बराबर 0। बन गया ना काम, क्योंकि a प्लस 12d ये क्या है, 13वां पद नहीं है क्या। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इस AP का 13वां पद क्या है, तो आप सीधे सीधे क्या कहोगे कि सर 13वां पद तो a प्लस 12d होगा। तो a प्लस 12d बराबर 0 है, अर्थात इस श्रेणी का 13वां पद 0 के बराबर है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अगर आप चाहें, तो a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, अर्थात ये क्या है, A13 बराबर 0। ठीक है, अतः इससे क्या कह सकते हैं कि इस AP का 13वां पद 0 होगा या है। तो सिद्ध हो गया ना। तो देखिए एक विशेष सवाल आपके लिए कि एक AP का m पद 1/n है तथा उसी श्रेणी का nवां पद 1/m है। ध्यान रखना इस बात का। तो हमें सिद्ध करना है कि इसी AP का mnवां पद 1 है। ठीक है, तो मैं उसी तरह, आप बिल्कुल विचलित ना हो, विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उसी तरह मान लीजिए कि माना इस AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। ठीक है, तो अब प्रश्नानुसार देखिए कि इस AP का mवां पद अर्थात AM, और AM बराबर क्या है, 1/n। ठीक है, यही तो है कि mवां पद 1/n के बराबर है। तो mवां पद क्या होगा, अब आप जानते हैं सूत्र लगा दीजिए, a प्लस n के स्थान पर क्या है, m। तो mवां पद क्या होगा, m से 1 कम इंटू d बराबर 1/n, और ये क्या आ जाएगा, समीकरण 1। इसी तरह आप यहां देखिए इसी AP का nवां पद अर्थात an, देखो यहां गफलत मत कर जाना, nवां पद किसके बराबर है भाई, 1/m के। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होगा 1/m के, और ये समीकरण 2। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देता हूं। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देता हूं। तो आप घटाइए देखिए। ठीक है, तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड घटाई, तो देखो a से a घटाएंगे तो कट जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए d और d कॉमन है ना, तो देखो d को कॉमन रख लीजिए। m-1 से क्या घटा रहे हैं हम, n-1। ठीक है, और बराबर राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को घटाइए, 1/n माइनस 1/m।
बात समझ में आई ना? तो देखिए जैसे घटा रहे थे हम पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगी, मैंने यहां डी कॉमन ले दिया, तो देखो m-1 से घट रहा है n-1। तो देखिए अब इसमें आपको d, ठीक है, m-1 माइनस n और माइनस के कारण ये +1 हो जाएगा बराबर, यहाँ mn लघुत्तम आ गया आपका, तो यहाँ क्या आ जाएगा m और यहाँ -n, n से इसको डिवाइड करेंगे तो m बच जाएगा, माइनस m से m कैंसिल हो जाएगा, n बच जाएगा। तो अब देखिए यहाँ -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा भाई, d इंटू m-n बराबर m-n बाई mn। तो अब m-n से m-n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो d बराबर क्या बच जाएगा, 1/mn। ये बात समझ में आई ना? d में गुणा m-n का है बराबर m-n/mn, तो m-n और m-n बराबर का चिन्ह है, ठीक है, और अगर बराबर के चिन्ह के दोनों तरफ समान टर्म हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो m-n से m-n कट जाएगा। वैसे भी d बराबर देखेंगे तो m-n/mn में m-n का भाग देंगे तो m-n से m-n कट जाएगा, तो d बराबर क्या आ जाएगा, 1/mn, ठीक है। अब d का जो मान है मैं समीकरण 1 या 2 में कहीं भी रख लूं तो a का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो जैसे ये समीकरण 2 यहां लिखा हुआ था इसी में रख लेता हूं, तो d का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए a+, ठीक है, n-1 इंटू d, और d की जगह 1/mn बराबर 1/m, ठीक है भाई। अब देखिए a+ ये गुणा करेंगे तो देखिए अब n-1 से 1/mn का गुणा करना है, तो देखिए पहले n से गुणा कीजिए फिर -1 से गुणा कीजिए, तो देखो n से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, n/mn, फिर -1 का गुणा 1 से तो -1/mn बराबर 1/m। तो देखिए a+ n से n कैंसिल हो गया तो 1/m -1/mn बराबर 1/m। तो देखिए 1/m दोनों बराबर है, ये कैंसिल देखो प्लस का है और ये भी प्लस का है और बराबर का चिन्ह, तो एक जैसी टर्म कैंसिल आउट हो जाती है, ये कैंसिल हो ही गई। 1/mn जो माइनस का है उसको उधर पक्षांतरित कर दीजिए, इससे किसकी वैल्यू आ गई, प्रथम टर्म, अर्थात इस AP का जो प्रथम पद A है उसका मान क्या है, 1/mn। तो हमारे पास अब दोनों की वैल्यू आ गई, प्रथम पद भी 1/mn है और सार्वंतर भी 1/mn है। अब मुझे सिद्ध क्या करना है कि इसी श्रेणी का mnवा पद 1 है। तो अब देखिए, अतः इस श्रेणी का mnवा पद, अर्थात इसको कैसे व्यक्त करूंगा मैं, amn, और इसको कैसे निकालूंगा, a+ सूत्र n के स्थान पर mn है तो mn-1 इंटू d, यही है ना। अब इसमें मान रख दीजिए भाई, a का मान क्या है, 1/mn, फिर प्लस mn-1 इंटू d, और d का मान भी क्या है, 1/mn। अब देखिए सरल कीजिए, ठीक है, तो ये बराबर का निशान आएगा क्योंकि ये mn में पद हम निकाल रहे हैं। तो देखिए 1/mn, अब गुणा कीजिए इसका, तो देखिए mn का गुणा 1/mn से करेंगे तो mn/mn माइनस 1/mn। अब तो देखिए 1/mn से 1/mn क्योंकि प्लस माइनस है कैंसिल हो गए। यहां आप देखिए mn में mn का भाग लग रहा है तो क्या बचा, 1, और यही बात हमें सिद्ध करना था कि इस श्रेणी का mnवा पद 1 है।
अतः ये सिद्ध हो गया ना, इसलिए इस श्रेणी का mnवां पद क्या है, एक इति सिद्धम। अब इस प्रश्न को देखिए कि एक एपी है जिसके 4 पद हैं, ठीक है, और वो 4 पद कैसे हैं कि इन चारों का योग 20 है और इनके वर्गों का योग 120 है, ठीक है। तो इस कंडीशन के आधार पर हमें उस एपी के चारों पदों का मान ज्ञात करना है, ठीक है भाई। तो अब मैंने जिस बताया था आपको, अगर 3 पद मान्य हो तो हम किस तरह से मानते हैं भाई, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, क्योंकि जिससे योग ज्ञात करने में सहूलियत रहती है, ठीक है, जिससे d से d कैंसिल आउट हो जाता है। इसी तरह अगर मुझे 4 पद मान्य हो, ठीक है, तो किस तरह से मानते हैं, आप इनको याद कर लें ढंग से कि माना इस एपी के 4 पद कौन कौन से हैं भाई, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। थोड़ा सा अटपटा लगता है पर इस तरह से हम मानते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, ठीक है, और a प्लस 3d, इस तरह से मानते हैं, ठीक है। अब आपको पता लग जाएगा। तो अब प्रश्न क्या कह रहा है कि इनका योग 20 है, तो प्रश्नानुसार इनका योग कीजिए, देखो योग ज्ञात कीजिए, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d। तो मैंने चारों का योग ज्ञात कर दिया कि ये पहला पद था, ये दूसरा पद था, ये तीसरा है और ये चौथा है। इन चारों का योग किसके बराबर है भाई, 20। अब इससे क्या फायदा हुआ कि देखिए माइनस 3d से प्लस 3d कैंसिल आउट हो गया, प्लस डी से माइनस डी कैंसिल आउट हो गया, तो केवल हमारे पास क्या बचे, ए वाली टर्म शेष है। तो ये चारों ए बची मेरे पास, तो ये क्या बचा भाई, 4a बराबर 20। तो a बराबर 20/4 बराबर क्या है, 5, ठीक है। तो इससे मुझे पता लग गया कि इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है, ठीक है, प्रथम पद ने है ना, ये a के रूप में क्या आ गया है, 5। अब इस श्रेणी के ये तो कोई 4 विशेष पद हैं, ये पता नहीं है कि वो प्रथम पद हैं या अंतिम पद हैं या बीच के पद हैं, ठीक है। तो a का मान 5 आ गया। अब अगला देखिए, इनके वर्गों का योग, अर्थात सभी चारों टर्म्स के वर्गों का योग कीजिए और उसको 120 के बराबर कीजिए। तो सेकंड कंडीशन क्या है भाई, a माइनस 3d का होल स्क्वायर प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर, और वो किसके बराबर है, 120 के, ठीक है भाई। अब इनका होल स्क्वायर कीजिए भाई, कैसे होल स्क्वायर करते हैं, पहली का वर्ग a स्क्वायर, बीच में इनके गुणा का दुगना लिखना ना भूलें, तो माइनस ट्वाइस ऑफ a इंटू 3d, तो 3 दूनी 6 ad प्लस दूसरी का वर्ग 9d स्क्वायर। बच्चे कभी कभी जल्दी में क्या कर जाते हैं, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, जो गलत है। पहली का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग, चाहे दोनों संख्या माइनस की हो या प्लस की हो, ये जो दोनों संख्या हैं इनका वर्ग हमेशा धनात्मक आता है, ठीक है। बीच में अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाइए, प्लस है तो प्लस का लगाइए, और इनके गुणा को दुगना करके लिखिए। तो 3ad का दुगना क्या लिखेंगे हम, 6ad। अब यहां आ जाइए, a माइनस डी का होल स्क्वायर कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बीच में इनके गुणा का दुगना 2ad प्लस दूसरी का वर्ग d स्क्वायर। अब यहां आ जाइए, a स्क्वायर प्लस इन बीच में गुणा का दुगना, देखिए यहां माइनस था तो मैंने माइनस लगाया था बीच वाली संख्या में, अब यहां प्लस है तो प्लस लगाऊंगा, 2ad
प्लस दूसरी का वर्ग डी स्क्वायर, ये प्लस इसका वर्ग ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस इनके गुणा का दुगना 6AD प्लस दूसरी संख्या का वर्ग 9D स्क्वायर, और वो कितने के बराबर हो गया? 120 के। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रही हैं, माइनस 6AD से ये प्लस के 6AD कैंसिल हो गए। इसी तरह आप देखिए कि माइनस 2AD से प्लस के 2AD कैंसिल हो गए, शेष कैंसिल नहीं हो रहे हैं। तो देखिए क्या क्या रह गए? ए स्क्वायर कितने? 1 2 3 और 4, इसका मतलब 4A स्क्वायर, ठीक है। अब डी स्क्वायर कितने हैं? 9 और 1 10, 11 और 9 20, तो 20D स्क्वायर, और बराबर कितने हैं? 120, ठीक है। 4 में कॉमन निकाल सकता हूं, 4 कॉमन थ्रू आउट निकाल दीजिए, तो क्या बच जाएगा भाई? ए स्क्वायर प्लस 5D स्क्वायर बराबर 30। मैंने क्या कर दिया? 4 को कॉमन के रूप में निकाल दिया भाई। ए स्क्वायर, इसमें 4 का भाग दीजिए तो 5D स्क्वायर, इसमें 4 का भाग देंगे तो 30। अब ए की वैल्यू मुझे पता है, क्या है? 5। तो मैं क्या लिख सकूंगा भाई? यहां 5 का वर्ग प्लस 5D स्क्वायर बराबर 30, इसका मतलब 25 प्लस 5D स्क्वायर बराबर 30। अब मैं इसको यहां लिख लेता हूं, तो 5D स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 30, और ये 25 इधर को माइनस, ठीक है। तो 5D स्क्वायर बराबर 5, तो D बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए, तो D स्क्वायर बराबर 5/5 बराबर 1, ठीक है। ये D स्क्वायर का मान आ गया, तो D बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 बराबर प्लस माइनस 1, ठीक है। अब देखिए D का मान यदि D बराबर प्लस 1 हो, ठीक है, D का मान हम एक बार प्लस मिले और एक बार माइनस मिले, तो D का मान चूंकि प्लस माइनस 1 है, तो D का मान में पहले में प्लस 1 ले रहा हूं, तो पहला जो संख्या थी, जो पहली संख्या थी या पहला पद था, वो क्या था? A माइनस 3D, दूसरा क्या था? A माइनस D, अगली थी A प्लस D, और अंतिम थी A प्लस 3D। इनमें मान रख दीजिए। A का मान क्या है हमारे पास? A का मान पता ही है ना, 5। तो देखिए 5 माइनस 3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस 1, फिर 5 प्लस 1, फिर 5 प्लस 3 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 2 4 6 और 8, अर्थात ये जो 4 संख्याएं प्राप्त हुई हैं वो क्या हैं? 2 4 6 और 8 हैं। ये कब है? जब मैंने D को प्लस 1 लिया है। इस स्थिति में आप करके देखिए कि इनका योग क्या 20 आ रहा है। देखिए 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20 आ गया। क्या इनके वर्गों का योग 120 है? तो देखिए इसका वर्ग क्या होगा? 64, इसका वर्ग क्या होगा? 36, 64 और 36 100, इसका वर्ग क्या है? 16, 116, और इसका वर्ग क्या है? 4, तो 116 और 4 120। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। हाँ, अब एक कंडीशन और थी कि D बराबर, अब दूसरी कंडीशन में मैं क्या ले लेता हूं कि यदि D बराबर -1 है तब क्या होगा? देखिए पहली संख्या क्या थी? A माइनस 3D, अगली क्या थी? A माइनस D, फिर A प्लस D और A प्लस 3D। मान रख दीजिए 5 माइनस 3 और D की जगह -1, ठीक है भाई। फिर 5 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, फिर 5 माइनस 1 और 5 प्लस 3 गुणा -1, ठीक है। तो अब देखिए माइनस से ये क्या हो जाएगा? प्लस, तो 5 और 3 8, ये कितने? 6, ये कितने? 4, और ये 5 से 3 माइनस हो जाएंगे तो 2। इस कंडीशन में ये कितने आए? 8 6 4 2। बात तो वही है, 2 4 6 8 या 8 6 4 2, ठीक है। तो प्रश्न मेरे हिसाब से आपके समझ आ गया होगा।
अगला सवाल है कि 32 को 4 भागों में इस प्रकार से विभाजित कीजिए कि 32 के जो 4 भाग आप करें वो एक तो एपी में होने चाहिए, दूसरा कि जो बाहरी संख्याएं, बाहरी का मतलब जैसे 1 2 3 4 संख्याएं, तो पहली और चौथी का गुणनफल हम करें और दूसरी और तीसरी का गुणनफल हम करें और उन दोनों का अनुपात निकालें, अर्थात पहली और चौथी के गुणनफल और दूसरी और तीसरी के गुणनफलों का जो अनुपात है वो कितना है, 7:15 है। ठीक है, तो वे संख्याएं कैसे निकालेंगे भाई, तो प्रश्नानुसार में क्या मान लेता हूं कि माना वे 4 संख्याएं, जैसे मैंने अभी माना था ना उसी तरह करेंगे। माना वे 4 संख्याएं a-3d, a-d, इसी तरह तीसरी संख्या a+d और चौथी संख्या a+3d हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि 32 को 4 भागों में बांटना, इसका मतलब इन चारों संख्याओं का योग 32 होना चाहिए। तो प्रश्नानुसार क्या लिख दूं भाई मैं, तो प्रश्नानुसार इन सभी का योग अर्थात a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d बराबर कितना है, 32। तो अब देखिए 3d से 3d कैंसिल हो जाएगा, -d से +d कैंसिल हो जाएगा, तो इसी कारण हम इनको इस सीक्वेंस में मानते हैं। तो कितना भाई, 4a बराबर 32, तो a बराबर इससे क्या आ गया हमारा 8, और ये समीकरण 1 डाल दिया, अर्थात a की वैल्यू मुझे पता लग गई, वो क्या है, 8 है। अब देखिए आगे चलिए कि बाहरी संख्या, देखो पहली संख्या ये बाहरी संख्या कौन है, a-3d और a+3d। ठीक है, तो अब अगला क्या कह रहा है कि बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल अर्थात a-3d और a+3d का जो गुणनफल है उसका अनुपात मध्य की संख्याओं के गुणनफलों के, है ना, से लिया जाए, अर्थात मध्य की संख्या हो गई a-d और a+d, a-d और a+d। ठीक है, बाहर वाली संख्या अर्थात पहली और चौथी के गुणनफल का दूसरी और तीसरी के गुणनफल के साथ अनुपात लिया जाए तो वो किसके बराबर है भाई, 7/15। अब आपको पता ही है कि दोनों संख्याएं समान हैं, केवल चिन्ह का अंतर है, एक बार जुड़ रही हैं एक बार घट रही हैं। तो वर्ग करना आपको आता ही है, या गुणनफल इनका करना आता ही है कि पहली का वर्ग माइनस दूसरी का वर्ग। तो पहली संख्या दोनों में a है तो a² माइनस दूसरी संख्या क्या है 3d का स्क्वायर 9d² बटे a² माइनस d²। ठीक है, बराबर 7/15। अब a² का मान आप रख दीजिए, क्योंकि a बराबर 8 है तो a² क्या हो जाएगा 64। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 64 माइनस 9d² बटे 64 माइनस d² बराबर 7/15। अब 15 का गुणा इससे कीजिए, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं भाई कि 15 इंटू 64 माइनस 9d² बराबर 7 का गुणा इनसे कीजिए, 7 इंटू 64 माइनस d²। अब गुणा कीजिए, तो देखिए इनका गुणा करते हैं हम, 15 गुणा 64 करेंगे हम, तो देखिए 15 चौका 60 और 15 छिक्की 90 और 6 96, 960 माइनस 15 नाम 135d² बराबर 64 गुणा 7 कीजिए, 7 चौका 28, 7 छिक्की 42 और 2 44 माइनस 7d²। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं कि d² को इधर रख लेते हैं, तो माइनस 135d² और प्लस 7d² बराबर 448। 9 से 60 इधर को माइनस के आ जाएंगे, तो 135 से 7 जाएंगे तो माइनस के 128d² बराबर 9 से 60 से अगर ये
448 घटाएं तो 512, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी स्क्वायर बराबर 512 बटे 128, और ये 4 बार कट गया भाई, 8 चौका 32, सीधे क्योंकि 128 256, 256 का डबल क्या होता है 512, तो डी बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो पहले की तरह अब मैं क्या लेता हूं कि यदि d बराबर +2 है तब चार जो संख्याएं थी वो क्या थी हमारे पास, a-3d, a-d, a+d और a+3d। अब इनमें मान रख दीजिए, चूंकि a का मान क्या था मेरे पास 8 और d का मान क्या है +2, तो देखिए 8 - 3 × 2, ठीक है, फिर 8 - 2, फिर 8 + 2, फिर 8 + 3 × 2। तो अब देखिए 8 में से 6 घटाइए तो 2 पहली संख्या, 8 से 2 घटाइए 6, 8 और 2 10, और 8 और 3 दूनी 6, ये हो जाएंगे 14। तो ये जो चार संख्याएं हैं वो क्या आ गई मेरे पास 2, 6, 10 और 14, इनका योग करके देखिए 24 और 6 30 और 2 32, 32 आ गया भाई। अब वैसे भी निकाल के देखिए इनके बाह्य संख्याओं का गुणनफल अर्थात 2 × 14, तो ये कितने हो गए 28, और इसका अनुपात निकालिए 60 के साथ, ठीक है, 4 से काट दीजिए, 4 × 7 = 28 और 15 चौका 60, अनुपात भी कितना आ गया 7:15, वही हमारे पास दिया गया था कि इनका अनुपात कितना आएगा 7:15, तो ये आ गई ना 2, 6, 10 और 14। अब आप क्या करेंगे d के स्थान पर -2 रख कर देखिए, तब भी संख्याएं 2, 6, 10 और 14 ही आएंगे। तो देखिए अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न में ले रहा हूं कि यदि a⁴n+1 प्लस b⁴n+1 अपॉन an प्लस bn क्या है, a और b का माध्य है, तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए दो संख्याएं a और b जिनको मैं मान लेता हूं, अगर AP में है समांतर श्रेणी में तो उनका माध्य क्या होता है, उन दोनों का औसत, ठीक है, अर्थात a और p को जोड़िए और 2 का भाग दे दीजिए। तो अब देखिए प्रश्नानुसार क्या है भाई, प्रश्नानुसार जो ये संख्याएं दी गई हैं a⁴n+1 प्लस b⁴n+1 अपॉन an a⁴n प्लस b⁴n बराबर क्या होगा a और b का माध्य अर्थात a + b/2, ठीक है भाई, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, a और b के माध्य के बराबर अर्थात a + b/2 के बराबर है। अब इस स्थिति में मुझे क्या करना पड़ेगा, बजगुणा अर्थात 2 का गुणा इन दोनों टर्म्स के साथ और a का इन दोनों के टर्म्स के साथ, फिर b का इन दोनों टर्म्स के साथ गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले 2 का गुणा कर देता हूं, तो 2 का गुणा करने पर प्राप्त होगा मुझे ट्वाइस ऑफ a⁴n+1 प्लस ट्वाइस ऑफ b⁴n+1 बराबर, अब देखिए a का गुणा पहले मैं a⁴n से करूंगा तो a⁴ क्या हो जाएगी n+1। देखिए a का मतलब क्या है, a⁴1, ठीक है, और जब आधार समान हो, जब संख्याओं का गुणा करें तो घातें जुड़ती हैं, गुणा नहीं होता है, घातें जुड़ती हैं। आप कहीं लिख दें कि a⁴n का गुणा a⁴1 से करूं तो a⁴n ही होगा, नहीं, आधार समान हो और गुणा करना पड़े तो घातों को जोड़ते हैं, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए a का गुणा मैं करूंगा किसके साथ, b⁴n से, तो ये तो सीधा सा गुणा हो जाएगा ab, ठीक है, और n। अब किसका नंबर आ गया भाई, b का। अब b का गुणा कीजिए a⁴n से, तो b × a⁴n प्लस, अब देखिए वही बात आई, b⁴n का गुणा करेंगे b के साथ, b का मतलब b⁴1, तो b की घात क्या हो जाएगी n+1। अब आप दोनों साइडों की तुलना कीजिए, देखिए 2 a⁴n+1 और यहां a⁴n+1, जब मैं पक्षांतरण करूंगा तो 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 ही बचेगा ना, तो क्या लिख सकता हूं मैं a⁴n+1। इसी तरह
आप यहां देखिए b की पावर n+1 का दुगना और b की पावर n+1, ये पक्षांतरण होके इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, तो प्लस b की पावर n+1 बराबर क्या बचा, a b की घात n और b इंटू a की घात n। अब मैं क्या करूंगा, देखिए समान संख्याओं को एक साइड इकट्ठा कीजिए। अब समान संख्याएं कौन सी हैं, a की घात n+1 है, यहां क्या है, ठीक है, a की घात n है, तो पक्षांतरण करके ले आइए इधर, तो लेके आऊं तो देखिए a की पावर n+1, ठीक है, माइनस b a की पावर n बराबर इधर को देखिए a bn और माइनस bn+1। यहां से कॉमन क्या निकाल सकता हूं मैं, a की घात n। जब मैं a की घात n यहां से कॉमन निकालूंगा तो देखिए आप भ्रमित ना हो, a की घात n+1 का मतलब क्या होता है, a की घात n गुणा a की घात 1। अब सोचिए a की घात n+1 से मैं a की घात n कॉमन निकाल रहा हूं, तो a की घात n तो कॉमन के रूप में बाहर निकल आएगी, क्या रह जाएगी, a की घात 1, और a की घात 1 को लिखते नहीं है तो a रह जाएगी, माइनस a की घात n कॉमन गई, केवल क्या रह जाएगा, b बराबर। इसी तरह यहां मैं b की घात n कॉमन ले रहा हूं, तो b की घात n कॉमन लूंगा तो यहां से क्या बचेगा, a माइनस, उसी तरह b की घात n+1 का मतलब क्या है, b की घात n इंटू b की घात 1, तो b की घात n कॉमन चला गया, क्या रह जाएगी, b की घात 1, और b की घात 1 को लिखते नहीं है। बात आई ना समझ में। अब देखिए बराबर का चिन्ह हो और दोनों साइड को बराबर एक जैसी संख्या हो तो वे कैंसिल आउट हो जाती है, तो क्या कैंसिल आउट हो गई भाई, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल आउट, क्या बचा, a की घात n बराबर b की घात n। ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, ये महत्वपूर्ण क्यों है, देखिए मैं यहां लिख देता हूं। अब मुझे करना क्या है, आप हमेशा दिमाग में रखें कि सवाल में मुझे करना क्या है भाई, n का मान निकालना है। n का मान अभी हमने कहां निकाला है, तो देखिए इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a की घात n बटे b की घात n बराबर 1 लिख सकता हूं ना, दिमाग लगाइए, लिख सकता हूं, बजगुणा करके देख लीजिए, a की घात n, ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो बराबर b की घात n आ गई ना। तो ऐसी कंडीशन कहीं आए तो बटे में लिख लेते हैं और बराबर 1 कर देते हैं। अब एक बात सोचिए भाई, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a/b होल पावर n लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों की घात n है, इसलिए a बटे b की घात n बराबर 1। अब मुझे एक बात सोच के बताइए, आपने कक्षा 7 में पढ़े थे घातांकों के नियम कि किसी घातीय संख्या का मान 1 कब होता है, जब उसकी घात का मान 0 होता है, ऐसे ही है ना। आपको पता ही है कि x की घात 0 बराबर 1, 2 की घात 0 बराबर 1। अब आप पूछे और अगर भूल गए हो साहब क्यों होता है, मैं चलो बता देता हूं। जैसे x की घात 2 में मैं x की घात 2 का भाग दूं तो 1 ही आएगा ना, क्यों ना, देखिए वैसे तो हम जानते हैं कि उसी संख्या में उसी संख्या का भाग दें तो 1 बचता है, पर घातांक का नियम क्या कहता है कि आधार समान हो तो घातों को एक जगह लिखिए, तो आधार दोनों में x है, ठीक है, तो 2 ऊपर है ही, नीचे से हर से ऊपर ले जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, तो -2 बराबर 1, तो x की घात 0 बराबर 1 आ गई ना। तो किसी संख्या का घात 0 होने का मतलब क्या है, उसी संख्या में उसी संख्या का भाग लग रहा है। तो अब यहां देखिए a बटे b की घात n है और उसका मान क्या है, 1, इसका मतलब a बटे b की घात क्या लग रही है, 0, अतः मैं क्या कह सकता हूं, n इज इक्वल टू 0। तो बात समझ में आई ना, यहां n का मान क्या निकल के आएगा, 0।